अब यहाँ पे आप आपके सामने जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट होगा ना वही आंसर होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट 2 है, यहाँ पे कितना है 2 2 4 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 4 है। तो सबसे ज्यादा जो छोटा सिग्निफिकेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है द सिग्निफिकेंट फिगर इन 30.000 बताइए कितना होगा। सर 2 मैंने कहा था डेसिमल के पहले अगर नॉन जीरो डिजिट है तो उस जीरो को आप क्या करोगे काउंट करोगे एज अ सिग्निफिकेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है यानी कि जो है 4 हो जाएगा। ओके चलिए ये बताइए 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है। अच्छा देखिए ना आप लोगों को टेबल याद होगा, मैंने आप लोगों को टेबल याद कराया था। यहाँ पे 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -15 होता है। आप लोगों को मैंने टेबल याद करने के लिए कहा था, शायद आप लोगों ने याद किया है नहीं किया। हमने कहा था कि यहाँ से देखिए 10 टू द पावर 9 से नाना। सबसे पहले देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैंने कहा था आई एंड ओ दिखे तो कैसा पावर होगा नेगेटिव। ओके अब अगर जब निगेटिव होगा तो यानी कि सब में निगेटिव है। खैर यहाँ से तुम्हारा काम बन नहीं रहा है। ओके अब आपको पता है कि यहाँ पे कि जो है आपके सामने डेसी, ठीक है, फिर आपके पास मिली, जो फिर क्या है माइक्रो, फिर क्या है नाना पार्टिकल, फिर यानी कि जो है फेम्टो। फेम्टो को ही हम फर्मी कह देते हैं। ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -15 हो जाएगा। ओके इस प्रकार से आप एक बार जो इसको टेबल को भी देख लीजिएगा। हरियाणा सीईटी में पूछा था, दिल्ली पारा मेडिकल 2004 में क्वेश्चन पूछा था। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन बताइए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 1 4 और 2 यानी कि 6 तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके अब बताइए पंजाब सीईटी में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है सर 2 हमने कहा था कि अगर जीरो से पहले डेसिमल आ भी रहा है लेकिन अगर सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है तो उसको काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हमने कहा था कि अगर जो 400 300 में जो जीरो होते हैं उसको हम एज अ सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं। एंड 10 टू द पावर 5 भी रहेगा तो भी हम उसको सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट नहीं करेंगे। ओके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके अब बताओ जेप्टो में कितना हो जाता है। मैंने कहा था नाना पार्टिकल आया 10 की रेस पावर -21 यानी कि 10 टू द पावर -21 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेप्टो मतलब होता है 10 टू द पावर -21। अब ये सारी चीजें आप एक बार फिर से जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इसको एक बार देख लीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ दिन याद करोगे तो चीजें याद हो जाएगी। दूसरा आप लोगों को एक फॉर्मूला भी याद रख लेना है f -32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू c/5 इक्वल टू k -273 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू r/4। एक और फॉर्मूला आप याद रख सकते हो केल्विन इक्वल टू, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, C+273। एक्चुअली आप इसको मेन फॉर्मूला इसी से हमने जो है ड्राइव कर लिया है। ओके और आपकी मैंने बॉडी का टेम्परेचर बताया था कितना होता है 37.6। ठीक है तो और रूम टेम्परेचर हम लोग कितना लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। आज हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने क्या होता है ना कि मान लो सपोज कीजिए कि ये ऐसा आ गया 0.0324567 8 सब कुछ आ गया। अब इसको हम इतना बड़ा बड़ा डिजिट तो नहीं लिखेंगे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसको क्यों ना शॉर्ट में लिखा जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी साइंटिफिक नोटेशन क्या है लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट बाय स्मॉल नंबर या स्मॉल डिजिट। कैसे लिखते हैं ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेरे पास मान लो
0.06324 है। आप याद रखना कि जब भी लिखोगे तो एक डिजिट को पूरा लिखोगे, फिर बाद में दशमलव लिखोगे, फिर जो भी चीजें हैं इस प्रकार से लिखोगे। और बदले में इन सब की जगह पे क्या कर दोगे, कितना जीरो है, कितना हम लोग लेके जा रहे हैं यहाँ पे 1, हमारे पास कितना जीरो इधर जा रहा है 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 डिजिट हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें तो इतना ही जरूरत है, ये तो जरूरत है नहीं, हम क्या करते हैं 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। किसी भी नंबर को ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर तो बहुत बड़ा नंबर दिया है तो हम उसको क्या करते हैं कि इस प्रकार से लिखते हैं ताकि वो क्या हो जाए कि शॉर्ट फॉर्म में हो जाए, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम लिखने के तरीके को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसके लिखने का जो तरीका होता है, आप हमेशा याद रखना, एक जो है नॉन जीरो डिजिट को के बाद डेसिमल लिखना, और उसके बाद जो है क्या करना, एक डिजिट लिखना, और बाकी के जगह पे क्या लिख देना, पावर में जो है जो भी पावर है, यहाँ पे माइनस है, यानी कि दशमलव में जब भी रहेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस के टर्म में पावर लिखेंगे। जैसे आपके सामने मान लो कि कुछ इस प्रकार से दे दिया गया 4000, अब मुझे कहा कि इसको लिखने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, 4.0 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 टू 0 के बाद आ जाएगा तो यहाँ पे 0.06 हो जाएगा, ओके। अगर आपके सामने मान लो कि ऐसा दे दिया जाए कि 8 9 6 4.321 दे दिया जाए, अब मुझे इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 8.9 इंटू, हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8.9 है तो कितना है 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, प्लस में याद रखना कि दशमलव के बाद वाले को लिखने के लिए माइनस लिखना, और दशमलव के पहले वाले को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, पावर प्लस में यूज करेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, अब मेरे को इसको क्या कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में जो है लिखना, अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो यानी कि देखिए हमें यहाँ पे दशमलव लाना है, जितने पॉइंट पे लाना है उतना ही पावर में लिख देंगे, 4.8 और कितना डिजिट आगे जा रहे हैं 1 2 3, यानी कि 10 टू द पावर -3 होता है। अब मुझे बताइए यहाँ पे जा रहे हैं, इसका क्या लिखेंगे बताइए, आप लोगों को क्या होगा 2.3 2.3 into 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 1 2 3 4 एंड 5, 5 यानी कि कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, 8.0 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 अब यहाँ पे कितने इसमें जा रहा है 1 2 3, तो यानी कि कितना हो जाएगा 3, यानी कि 8000 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5.0 10 टू द पावर 2, क्योंकि 2 डिजिट ला रहे हैं तो यानी कि कितना हो जाएगा 2 डिजिट हो जाएगा। अब मुझे बताइए इसको कैसे लिखेंगे, 6.0, ये वही है, यानी कि इसको तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्या हो जाएगा 6.0 into 10 to the power 0, या तो कुछ भी नहीं लिख सकते या 6.0 into 10 to the power 0 लिख सकते, ये तरीका, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 6.0, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो डिजिट वाले प्रॉब्लम होंगे उसको देखिएगा आप लिखे रहेंगे, लेकिन लिखने का जो तरीका होता है इस बात को ध्यान दीजिएगा कि एक डिजिट के बाद दशमलव होना चाहिए और उसके बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारा डिजिट लिख रहे, नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लॉन्ग डिजिट वाले चीज को हम लोग क्या करते हैं, देखो बहुत ही छोटे से तरीके में लिख लिया, अब इसको देखना और पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए हम जब भी अब आगे से यूज करेंगे तो हम देखिएगा आप लोग इसी तरीके से क्या करते हैं, यूज किया जाता है। थोड़ा सा मैं ऑटो एडमिट कर देता हूँ, इसमें नहीं है क्या, ओके चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है ये सारी चीजें जो है हो जाती है। क्या साइंटिफिक नोटिफिकेशन आपने सीख लिया? यस सर। अब यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बेसिकली जो कोई भी कंपाउंड होता है ना,
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का वो 5 लॉ होता है, यहाँ पे लिख देता हूं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक्चुअली पहले के अनुसार से ना ये 5 ही लॉ थे जिससे कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का जो है फॉर्मेशन हो रहा था। क्या क्या लॉ था? पहला था कंजर्वेशन ऑफ मास, Law of conservation of Yes, mass. sir. समझाएंगे पांचों के पांचों। दूसरा था Law of multiple. law of definite Hello. Of multiple. लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा था Law of लॉ ऑफ मल्टीपल, multiple proportion. Law of multiple proportion. और फोर्थ था Law of gases. और फिफ्थ वन था एवोगाड्रो। Reciprocal. ओके, ये 5 लॉ को हम लोगों को क्या करना है, पहले कहा जाता था कि जो भी कंबाइन होंगे वो इन्हीं 5 लॉ के अनुसार से क्या होंगे, कंबाइन होंगे। इसके बाद जो है यानी कि जो भी लॉ है वो सारे के सारे जो है कंबाइन, अब तो आजकल बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन पहले के अनुसार से जो था मेनली बेसिकली था, यानी कि क्या क्या लॉ था एक एक करके पढ़ते तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, तो यहाँ पे लिख लेना मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किसने दिया था, लवोजियर ने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन दिया था लवोजियर ने। अब लवोजियर क्या कहता है कि जो कोई भी कंपाउंड होगा ना, जितना रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। कोई कहेगा सर कैसे, भी एग्जांपल के समझाएंगे। कहता है मास नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, only change one form to another form। हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। सॉरी, बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं? डिस्ट्रॉयड, एक बार स्पेलिंग मेरे ख्याल से क्या होगा, DESTRYED होगा क्या? एक बार आप Yes, देखिए, sir. डिस्ट्रॉयड। ओके, तो यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं, मास को जो है ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वन फॉर्म से जो हम क्या कर सकते हैं, अनदर फॉर्म में हो सकता है। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू Mass मास of ऑफ product. क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा ऑलवेज। अगर ऐसा नहीं होता है तो जादू हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो कि रिएक्टेंट में आपने 10 ग्राम लिया और आपने 12 ग्राम बना लिया, जादू हो गया। आपने जो है ज्यादा यानी कि कम से, जैसे मान लो कि आप घर में जो है सपोज कीजिए, पहले के बर्तन में ऐसा होता था, जो जादुई मटका होता था उसमें क्या करते थे, एक चावल का दाना रख देते थे तो फिर उसमें भर जाता था, तो वो क्या हो जाता था। ऐसा आजकल के रियल लाइफ में नहीं होता, ये कहाँ होता था, पहले होता था। अब जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, जैसे मान लो कि H2O2 को मैंने रिएक्ट कराया, जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, H2O, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने कहा कि मैंने जो इसको लिया, कितना ग्राम ले लिया, 4 ग्राम ले लिया,
और इसको कितना ले लिया, 32 ग्राम ले लिया, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 36 ग्राम बन रहा है, यानी कि 2। अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। प्रोडक्ट। बस इतना याद रखना है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन था, जैसे एक एग्जांपल के रूप में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल एग्जांपल फॉर इलस्ट्रेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कह रहा है 18 ग्राम वाटर फॉर्म फ्रॉम 16 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है, यानी कि जो है 2 ग्राम जो इससे बना होता है। दूसरी बात, एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा जरूरी नहीं है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कोई भी रिएक्शन हो, हमेशा जरूरी नहीं है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो करे। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के तो फॉलो करेगा, लेकिन अगर नहीं है, जैसे एग्जांपल के रूप में समझाने का मैं प्रयास करता हूं, CO2 हमारे पास यहाँ पे कितना है, CO2, ठीक है, ओके, ये बना, मैंने यहाँ पे 100 ग्राम इसको ले लिया, 100 ग्राम इसको ले लिया, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि 200 ग्राम बनेगा, नहीं बनता है। आगे समझाऊंगा क्यों नहीं बनता, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का अभी जो है फॉर्म आ जा रहा है, इसीलिए, क्योंकि अगर रिएक्टेंट एक्सेस में हो सकता है, कभी प्रोडक्ट एक्सेस में नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस हो सकता है, बच सकता है या रह सकता है, लेकिन प्रोडक्ट कभी भी 200 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो इसी चीज को कहते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, हाँ बोलिए विशाल। एक बार फिर से समझा दो। ओके, मैंने कहा जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और हमने यहाँ पे बना दिया CO2। हमने कार्बन 12 ग्राम ले लिया और ये 32 ग्राम ले लिया, और ये जो बनेगा 44 ग्राम बनेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ये 40 ग्राम ले लिया और ये 50 ग्राम बन जाए, नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो अगर मान लो कि 50 ग्राम हो तो ये जो है 40 ग्राम बन सकता है, यानी कि इससे कम बन सकता है, जितना रिएक्टेंट का मास है। ऐसे समझो कि घर में मान लो सब्जी बना रहे हो, एक एग्जांपल के रूप में सब्जी बना रहे हो, हमने आधी किलो की सब्जी बनाया, भुजिया बनाएंगे तो क्या आधी किलो बनेगा, नहीं, कम बन सकता है, या हो सकता है किसी ने पानी डाल दिया तो उसके बराबर हो जाएगा। कोई कहेंगे सर हम तो बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे, हम समझाने के लिए बात कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट में आप लोग अपने मन से तो पानी नहीं डाल सकते, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर जब पानी डालते तो पानी का भी तो वेट मेजर करेंगे, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, और वहां पे रिएक्शन नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, बेसिकली मिक्सचर हो जाता है। तो इस कारण से मैंने कहा, सिंपल सी बात कहा कि रिएक्टेंट का मास ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट का मास कभी भी रिएक्टेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, याद रहेगा। प्रोडक्ट का मास हमेशा कम होगा रिएक्टेंट से या बराबर होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया और इसको हमने जो है तोड़ दिया, इसमें तोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड में। कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे 10 ग्राम है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 3.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, एंड 6.2 ग्राम जो है वो क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बन जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप बताइए क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। Yes, sir. देखिए का मास कितना हो जाएगा, यानी कि 10 ग्राम, और रिएक्टेंट के बराबर है, यानी कि जो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये जो है फॉलो कर रहा है, यानी कि जो है दिस रिएक्शन इज फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये बिल्कुल कर रहा है, यानी कि इस प्रकार से। अब दूसरा नियम आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जो दिया था वो किसने दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया। क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब है, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे मेरे पास मैं वाटर लेता हूं H2
आपको एक क्वेश्चन भी आता था 10th बोर्ड में, आपको ये ध्यान भी रह जाएगा। इसको बैलेंस कर देता हूँ। ओके, मैंने कहा कि इसका मास मैंने 4 ग्राम ले लिया और इसका ग्राम जो है 32 ग्राम ले लिया। ओके, अगर आपको पानी बनाना है तो मास की रेशियो से निकाल दो, यानी कि इसको डिवाइड कर देगा तो कितना आ जाएगा 1:8। चाहे मेरे घर का पानी हो, चाहे आपके घर का पानी हो, चाहे आपके पड़ोस वाले का घर का पानी हो, जो पानी का रेशियो होगा वो कितना होगा 1:8. 1:8। 1:8. हाँ, क्या बोले, कुछ पूछ रहे हैं? ओके, मैंने कहा कि he stated that given compound always contain exactly the same proportion of element of by weight, यानी कि हमेशा जो लाई करेगा वो कितना करता है 1/8%। यानी कि अगर आपको पानी बनाना है तो उसका रेशियो कितना रखना होगा 1:8। अगर कोई कहता है सर मैं तो यहाँ पे 3:8 कर दूंगा, क्या वो पानी बना पाएगा? No, sir. पानी नहीं। अगर कोई कहता है कि सर मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 2 रख देता हूँ और यहाँ पे 10 रख देता हूँ, क्या पानी बनेगा? No, sir. नहीं। अच्छा, रेशियो होना चाहिए 1:8। अच्छा, क्या पानी का रेशियो अलग अलग जगह पे सेम होता है क्या? समुद्र का पानी, आपके कुएं का पानी, किसी का टंकी का पानी, किसी का गंगा का पानी, क्या सभी जगह पानी सेम होता है क्या रेशियो? सभी जगह का पानी का रेशियो सेम होता है, यानी कि 1:8। और सर मैं तो जो है गंगा का पानी पीता हूँ तो अलग टेस्ट आता है, कुएं का पानी पीता हूँ तो अलग आता है। कोई कहेगा कि सर मैं बोरिंग का पानी पीता हूँ तो अलग आता है। तो सर जब रेशियो सेम है तो फिर पानी का टेस्ट क्यों अलग आ रहा है? वो टेस्ट उसके अंदर मिनरल्स के कारण आता है। पानी जब भी बनेगा 1:8 के रेशियो में बनेगा, इससे कम में जो है वो क्या करेगा, कभी भी नहीं बनेगा। एक और आप लोगों से पूछा जाता है कि पानी के अंदर बताओ कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना। अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, बोलिए जी ना। ओके, यहाँ पे पानी का परसेंटेज रीना म्यूट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको पानी का निकालना है, यानी कि पानी कितना है 1 है, टोटल कितना है 8 और 1 9। अब इसको परसेंटेज यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9। अब कहोगे सर यहाँ 8 है तो टोटल हम लेते हैं नीचे में इसलिए दिया, तो आपके पास कितना हो जाता है 11.11% हो जाएगा। ठीक है, ये 11% हम अप्रॉक्सिमेटली देते हैं। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 8/9 इंटू 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाँ, यानी कि जो है अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा 88 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, अप्रॉक्स में लेगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कहोगे सर 1% कहाँ गया, ये तो 99 हो रहा है, इसका परसेंटेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलिए क्या क्लियर है? एक और क्वेश्चन है आपको। आप लोग मुझे बताइए C+O2 में किस रेशियो में जो है बना होगा? मैं यहाँ पे मास लिख देता हूँ, इसका मास 12 है और इसका मास 32 है। बताइए किस रेशियो में जो है ये बन रहा है, फटाफट से निकालिए। 3:8. इसको कटा देते हैं, 4 से कटेगा 4:3 और ये कितना हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा होगा तो 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन से क्या बन रहा होगा, एक पार्टिकल बन रहा होगा। यानी कि इस रेशियो में जो है क्या होगा, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो किस रेशियो में लेना पड़ेगा 3:8। चलिए आप लोगों के लिए अमोनिया बना देते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन ले लेते हैं और N2 and 3H2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3। ओके, अब यहाँ पे मैंने ले लिया 28 ग्राम और ये कितना ले लिया 6 ग्राम। तो बताइए किस रेशियो में बन रहा है, 14:3 में बन रहा है। अगर आपको अमोनिया बनाना, यही सारे रेशियो जो हम लोग क्या करते हैं
केमिकल लैब में यूज करते हैं। अगर अमोनिया बनाना होता हम क्या करेंगे 14:3 में। कोई कह देगा सर मैं 14:4 में बनाऊंगा, क्या अमोनिया बनेगा? No, sir. इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के अपने घर में जाना और सबका रेशियो निकालना, जितने सिंपल सिंपल है। आप HCl का निकालना, ठीक है, यहाँ पे एक दो दे देता हूँ, H+Cl2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2HCl। यहाँ पे इसका मैं दे देता हूँ 2 ग्राम, इसका दे देता हूँ 71। अगला क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, क्या दे दूं, MgCl2, मैग्नीशियम एंड Cl2, तो ये क्या बन जाएगा MgCl2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको जो दे देता हूँ मैग्नीशियम का, ओके, तो इसका रेशियो निकल, अगर ये नहीं कट रहा होगा तो सिंपली वैसे लिख देंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ये वाला जो है बिल्कुल नहीं समझ में आता, ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, पहले मैं समझाता हूं, फिर उसके बाद जो है आपको ये डेफिनेशन समझाऊंगा। कहता क्या है, एक बार मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूं। लॉ ऑफ मल्टीपल कहता है कि अगर दो एलिमेंट से अगर अलग अलग कंपाउंड बना रहे हो, अगर एक का मास फिक्स रख देते हो, तो जो दूसरे वाले एलिमेंट का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, होल नंबर में आएगा। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया, इसका नाम जानते हो क्या है? What? Water. हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और मैं एक ले लेता हूं, समझाने के लिए कुछ भी ले लेता हूं मैं, H2O ले लेता हूं या HO2 ले लेता हूं। 3 मैंने ले लिया है। यहाँ पे देखिए सभी के सभी किससे बने हैं? Hydrogen. एंड ऑक्सीजन से। मैंने कहा कि if two element combine to form more than one compound, यानी कि जो है दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करा ना कि हाइड्रोजन के मास को जो फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे जो है समझाने के लिए थोड़ा सा पहले मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। आपकी इच्छा हो तो चलो यहाँ पे ले ही लेते हैं। कहोगे सर कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये भी देख लीजिए। H2O है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन लिखता हूँ और यहाँ पे ऑक्सीजन लिखता हूँ। यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन 2 है और इसका मास कितना है 32। 32. यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है और यहाँ पे कितना है 32। 32. ओके, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। Yes, sir. अब देखिए ध्यान से, Yes, sir. Yes, sir. एक एलिमेंट के मास को आपको इक्वल करना होगा। दोनों में से किसी एक के मास को हम क्या कर देते, इक्वल कर देते। अगर मुझे यहाँ 2 बनाना है तो मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात तो बराबर है, रेशियो है, यानी कि इधर भी मल्टीप्लाई करके इधर भी कर दिए। तो अब आपका जो रेशियो निकलेगा 16:30 × 64 और ये कट रहा है 16×1 = 16, 16×2 = 32 और 16×4 = 64। यानी कि जो सिंपल रेशियो आ गया, बोलिए आया कि नहीं आया? यही वो कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि अगर आपने दो एलिमेंट से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाए और उन डिफरेंट कंपाउंड में से एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दोगे, तो जो रेशियो निकलेगा सेकंड वन एलिमेंट का, वो हमेशा होल नंबर में निकलेगा। क्लियर है बात? Yes, sir. If two elements combine to form more than one compound, यानी कि वो जनरली दो या दो से ज्यादा भी बना सकता है, the masses of one element that combine with a fixed mass, यानी कि एक के मास को आप क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे, तो जो अदर एलिमेंट का मास होगा वो हमेशा किस नंबर में निकलेगा, होल नंबर। एक क्वेश्चन के साथ समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे सेम एग्जांपल दिया हुआ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के, जैसे H2O है, हाइड्रोजन के यहाँ अलग अलग है, तो रेशियो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए, H2O2 को हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। मैं यहाँ पे आपके लिए सेकंड एग्जांपल समझाना था। मैंने ले लिया NO2, ठीक है, N2O, N2O3, समझाने के लिए ले रहा हूँ, ऐसा कोई मॉलिक्यूल बनता है मुझे भी नहीं पता। हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो जरूर बनता है। N2O5 समझाने के लिए देखिए। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का मास रखते हैं,
थोड़ा सा ऊपर में लिख देता हूँ ताकि कि आप लोग यहाँ पे ऑक्सीजन। अब हमारे पास नाइट्रोजन कितना है 14, यहाँ पे कितना है 28, यहाँ पे कितना है 28, 28, 20 28, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है तो यानी कि 30, 16, 48 एंड 32, हो जाएगा 80। 80, 80. अब हमने क्या कर दिया कि नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया। नाइट्रोजन के मास को हमने कितना कर दिया 28 कर दिया। तो हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और हमें कहा कि ऑक्सीजन का रेशियो बताइए। तो ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा 64, 16, 48 और 80। इसको कटा दीजिए 4, 1, 3, 5। ये जो रेशियो निकला वो किस में निकला होल नंबर में निकला। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बोले क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पूछ लीजिए, रेज हैंड कीजिए। हाँ बोलिए मुस्कान। सर अब क्या बोला? सॉरी, बोलिए जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है बेटा, बोलिए। हाँ सर अभी क्या बोला आपने, वो रिपीट करना। क्या बोला मैंने, मुझे भी याद नहीं है कि इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए। ओके, मैं बता देता हूँ लॉ ऑफ मल्टीपल। मैंने कहा कि अगर 2 एलिमेंट लेते हैं जिसमें से उसके 2 एलिमेंट से बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, और हमने कहा कि उन 2 एलिमेंट में से एक का मास फिक्स कर दोगे तो दूसरे का मास निकलेगा हमेशा होल नंबर में निकलेगा। यही है जो है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी कि मल्टीपल मतलब तो बहुत सारे, उनका जो रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा जो है एक फिक्स होल नंबर में है। हाँ बोलिए, बाकी जो है कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। खुशबू, कुछ डाउट है खुशबू? ओके No, sir. ओके ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गे-लुसाक लॉ। ठीक है, गे-लुसाक लॉ क्या कहता है कि व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो आपका जो वॉल्यूम आएगा ना वो हमेशा होल नंबर में आएगा। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि H2 का ही ले लेते हैं, बहुत ही फेमस है, बार बार हम यूज करेंगे। H2 प्लस O2 और हमने यहाँ पे क्या कर दिया H2O का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ओके। अब जैसे ही H2O का फॉर्मेशन कर दिया तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कितना हो जाएगा। अगर जो कहते हैं कि सारा जो हमने टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या कर दिया सेम कर दिया, जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा 4 और इसका जो आएगा अगर मैं 2 ले लेता हूं तो हमेशा क्या आएगा यानी कि 1:2 आ जाएगा, यानी कि होल नंबर में आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि 1.234 आ जाएगा, ऐसा नहीं, यानी कि वो हमेशा क्या आएगा होल नंबर में आएगा। वही वो कहता है गे-लुसाक डिस्कवर इंटीजर रेशियो वॉल्यूम रिलेशनशिप इन एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के टर्म में निकाला था। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है मास के टर्म में निकाले थे, ये जो निकला था वो किसके टर्म में निकला था वॉल्यूम के टर्म में। यानी कि इन्होंने कहा कि अगर जब भी ये रिएक्ट करेगा एक होल नंबर यानी कि पूरा का पूरा मास बन रहा होगा तो ये हमेशा क्या करेगा एक होल नंबर में कंपाउंड जो क्या हो रहा होगा फॉर्म हो रहा होगा, यानी कि जो वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा होल नंबर के रेशियो में होगा। यही जो है क्या है गे-लुसाक लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा एवोगाड्रो लॉ, जिससे जो है 2 बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को ऐड करके आपको दिखा देंगे। ओके, क्या है कह रहा है it tell us at similar condition of temperature and pressure all physical condition equal volume of gas occupied equal number of particles। ऐसा समझिए, मैंने 2 कंटेनर ले लिए। कंटेनर समझते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने जो है 2 कंटेनर ले लिए। कंटेनर सेम साइज के हैं, सेम वॉल्यूम के हैं। क्या थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर लग रहा है थोड़ा सेम। हाँ ठीक है।
ये जो है हमने कहा यहाँ पे हमने कौन सा गैस भर दिया, आप लोग कौन सा गैस भरना चाहोगे? एक में H2 भर देते हैं, दूसरे में बताइए कौन सा गैस भर, O2, कुछ भी आप भर सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हमने यहाँ पे मान लिया कि इसका जो वॉल्यूम है ना वो 100 ml है, इसका H2 का ये जो वॉल्यूम है वो किसका है, 100 ml ऑफ H2। यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, वॉल्यूम जो है 100 ml ऑफ H2, ओके। और अब हमने क्या कर दिया कि इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर को भी क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। टेम्परेचर हमने मान लो रूम टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस, इसका भी जो है टेम्परेचर हमने कितना ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर भी क्या है, सेम कंटेनर है, तो यानी कि क्या है, प्रेशर भी सेम है, क्योंकि जो भी लग रहा होगा दोनों सेम लग रहा है। अगर ऐसा कंडीशन है कि प्रेशर, टेम्परेचर और जो अमाउंट ऑफ जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का अगर ये सेम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे अगर जो N1 है, तो यहाँ भी नंबर ऑफ पार्टिकल O2 के कितने हो जाएंगे, N1 हो जाएंगे। इसी लॉ को क्या कहते हैं, एवोगाड्रो लॉ कहते हैं। ध्यान से सुनना, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है जेई में पूछा गया था क्वेश्चन। एक्चुअली उसने घुमा के पूछा था, सीधा सीधा नहीं पूछा था। उसने कहा कि 100 ml जो है H2O है और 100 ml जो है क्या है, उन्होंने जो है कोई गैस दे दिया था और उन्होंने कहा कि टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है, तो बताओ कौन सा कंडीशन चाहिए, N1 इक्वल टू ग्रेटर देन N1 इक्वल टू ये वाला सेम एंड N1 इक्वल टू N2, ठीक है। और लास्ट में दिया था नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है सी हो जाएगा, जो है जिसमें दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए। जितना वॉल्यूम, अगर H2 का अगर यहाँ 50 ले रहे हो, यहाँ 100 ले रहे हो तो नहीं, जितना वॉल्यूम इसका ले रहे हो जितना वॉल्यूम इसका ले रहे हो, तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, दोनों का जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बोलिए, क्या आपको एवोगाड्रो लॉ समझ में आ गया? Yes, sir. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की हम बात करते हैं। क्या है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? अगर यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, अच्छा एक और मैं बात बता देता हूँ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से पहले। एक्चुअली मुझे पहले बता देना चाहिए था, क्या होते हैं फिजिकल चेंज एंड क्या होते हैं केमिकल चेंज। हाँ बोलिए खुशबू, बोलिए खुशबू। सर एक बार रिपीट कर देना। ओके, मैंने कहा एवोगाड्रो लॉ में कि अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम हुए और उसके अंदर जितना वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन का ले रहे हो उतना ही ऑक्सीजन का ले लोगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर सपोज फिर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 28 पार्टिकल है, तो यहाँ भी कितने पार्टिकल हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 28 पार्टिकल हो जाएंगे। ओके, बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. बोलिए प्राची। सर एक बार पिछला लॉ समझाना। कौन सा? गे-लुसाक लॉ। Yes, sir. गे-लुसाक लॉ, जैसे मैंने कहा लॉ ऑफ जो डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो मास के अनुसार से था, ये जो है किसके अनुसार से, वॉल्यूम के अनुसार से। इन्होंने कहा कि अगर जब कोई कंपाउंड फुल फॉर्म में बन रहा है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं बन रहा है, तो उसका जो रेशियो होगा वो भी कैसा हो जाएगा, यानी कि जो है एक होल नंबर के रेशियो में होगा। ऐसा नहीं होगा 1.2, 2.2, ऐसा नहीं होगा, यानी कि हमेशा क्या बनेगा, होल नंबर में बनेगा। ओके, बोलिए, और किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। नो सर। अब एक ना मैं छोटा सा टर्म रह गया था, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। इसे कहते हैं फिजिकल चेंजेस एंड इसे कहते हैं केमिकल चेंजेस। एंड केमिकल चेंजेस, आप लोगों को पता होगा कि किसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेस। मैं थोड़ा सा फटाफट से बता देता हूँ ताकि हम लोग डाल्टन्स लॉ को खत्म कर सकें। ओके, हमने कहा था फिजिकल चेंज में नो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है।
यहाँ पे जो कोई भी नया प्रोडक्ट जो है क्या होता है, फॉर्म्ड नहीं होता, जबकि यहाँ पे क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि सर कैसे, आपको समझाते हैं। मान लो आपने क्या करा कि पानी में नमक घोल दिया, अब आप उसको क्या कर सकते हो, उसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट बना क्या, आप चाहो तो दोनों को सेपरेट कर सकते हो। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, फिजिकल चेंज जो रिएक्शन होते हैं ये होते हैं इट इज रिवर्सिबल, जबकि ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल। ओके, अब आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि जो फिजिकल होते हैं ना, उसको आप ना फिर से ऑब्टेन कर सकते हो, जबकि इसको हम लोग जो है नहीं कर सकते। अगर जो किसी ने कहा कि सर मैंने जो है लैब गया और वहां पे H2O2 को रिएक्ट करा दिया और पानी बना लिया, और जैसे ही पानी बना लिया, जिस कारण से अब आप उसको घर में कोई भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सर नमक पानी को सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, आप क्या करना, धीरे फ्लेम में जो है चढ़ा देना, धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और आपके जिस बर्तन में रखे होगे वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, जो है नमक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी कि जो है इसको ऑब्टेन कर पाते, जबकि इसको जो है ऑब्टेन नहीं कर पाते। ठीक है, ओके। इसके अंदर जो है ना सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सेम। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सेम, जबकि उसके अंदर जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। आप लोग H2 का नाम सुने हो, H2 Yes, का क्या sir. करता है, जलने में मदद करता है, यानी कि फ्यूल है ये। O2 सॉरी H2 फ्यूल है, O2 क्या है, गैस है जो जलने में मदद करता है। और यहाँ पे क्या है, H2O, ये जो फ्यूल है और ये जलने में मदद करता है, और ये क्या करता है, बुझाने में मदद करता है। यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। ये देखिए इसका यूज करते हैं जलाने के लिए ईंधन के रूप में, और ये जलने में मदद करता है, जबकि यहाँ पे H2O क्या करता है, किसी चीज को बुझाने में मदद करता है। तो जिस कारण से यहाँ पे जो है केमिकल चेंजेस में क्या हो जाते हैं, इसकी जो इंटायर प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती है, यानी कि जो है डिफरेंट हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे याद रखिएगा, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जबकि इसको हम क्या कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का मतलब होता है जैसे छान के, जैसे आप लोग लोहे अलग करते चुंबक से, कभी किसी ने किया, किए होंगे या देखे जरूर होंगे। हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे जहाँ पे सर मेटल रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आप मान लो कि आपके पास सैंड है और आयरन है, और आपको जो है अलग करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, चुम्बक लाते हैं और आयरन को खींच के क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल मेथड। अब जैसे मान लो घर में आप लोग क्या करते हो कि चावल से जो है कंकड़ निकालते हो, कैसा मेथड है, फिजिकल मेथड है। क्या आप ऐसा कर पाओगे, H2 में से H2 खींच के निकाल रहे, इधर H2 देखो इधर है, खींच लिए, ऐसा तो नहीं करते ना। यानी कि No, sir. तो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल मेथड करते हैं, यानी कि जो है आप इसको जो है नहीं सेपरेट नहीं कर सकते। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में, आइस कन्वर्ट हो जाता है इसमें वाटर में। Water. सैंड एंड से हम जो है, सैंड एंड आयरन से हम लोग आयरन कर लेंगे, इससे सेपरेटेड बाय आयरन।
सॉरी मैग्नेट। जबकि यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे जो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस का एग्जांपल करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोई भी फ्यूल जलाओगे उसमें जो बनता है वो केमिकल प्रोसेस होता है। दूसरा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है क्या होता है। अच्छा देखिए, जैसे मान लो कि पानी में ऑयल चले जाता है तो हम लोग क्या कर रहे थे, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर लेते हैं। ऑयल जो होता है ऊपर आ जाता है तो हम धीरे धीरे पहले जो है क्या करते हैं, फनल लगाते हैं और इस फनल से हम लोग क्या कर देते हैं, धीरे धीरे पानी निकालते हैं। ऊपर में जो है क्या हो जाता है, जो है ऑयल बच जाता है और नीचे में क्या होता है, वाटर धीरे धीरे सेपरेट हो जाता है। और जैसे सेपरेट हो जाता है जिस कारण से हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको जो है निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीजें थी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या आपको याद रहेगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या होता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? एक्चुअली उस समय के अनुसार से ना डाल्टन बहुत ही फेमस थे और उनकी थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी उस समय के अनुसार से। इन्होंने कहा क्या क्या चीजें, वो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। डाल्टन ने कहा कि जो 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 एटम है उसको आप ना फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते। डाल्टन के अकॉर्डिंग एक्चुअली, अगर मैं उस समय की बात करूं, महर्षि कनाद ने कहा था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है, उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। इसी बात को डाल्टन ने क्या करा, सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज कर दिया और इन्होंने कहा मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, यानी कि जो भी मैटर होगा वो अलग अलग तरीके से एटम से मिलके बने होंगे। सभी मैटर जो है सेम टाइप से मिलके नहीं बने होंगे, वो क्या हो रहे होंगे, अलग अलग तरीके से क्या होंगे, मिलके जो है क्या हो रहे होंगे, बन रहे होंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो है डाल्टन्स का थ्योरी। और आगे सुनिए क्या क्या कहा उन्होंने। कहा कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि आज हम एटम को डिवाइड किए हुए हैं। किसमें किए हुए, आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी बहुत सारे पार्टिकल, आइसो न्यूट्रिनो, आइसो प्रोटिनो, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क, बोसॉन, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, यानी कि टोटल अलग अलग तरीके से 12 पार्ट में डिवाइड किया। आप लोग को शायद 3 पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से इनको हमने क्या करा कि अलग अलग तरीके से जो है क्या करा, यानी कि जो डिवाइड किया हुआ। और अगर अलग अलग तरीके से, यानी कि जो है उन्होंने कहा कि उस समय के अनुसार से एटम सबसे छोटा है, इसको अब आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जो है ये थ्योरी गलत हो गई, क्योंकि एटम को हमने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। वही कहता है ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, उनके अंदर जो होगी प्रॉपर्टीज सभी एलिमेंट की अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का काम जलना है तो यानी कि ऑक्सीजन का काम जलाना है, दोनों के मॉलिक्यूल्स है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है वो अलग अलग अरेंज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अलग अलग है, जिस कारण से इसकी जो प्रॉपर्टीज भी है वो क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताएंगे कैसे डिफरेंट होती है, ठीक है। इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। कहता है कि अगर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है, कहता है ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास। अगर उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो भी उसकी मास जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। किसी किसी का हो सकता है कि सिमिलर बिहेवियर करता है, जैसे मान लो कि जैसे क्या है, पोटासियम, सोडियम, ये साथ थोड़े थोड़े सिमिलर बिहेवियर करते हैं, दोनों डोनेट करते हैं, लेकिन पूरा तरह से सेम नहीं होता। लेकिन उनके अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें जो है क्यों होती है, डिफर इन मास के कारण जो है यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज जो है उनको देखने के लिए मिलती है। ये जो है किसने कहा था, डाल्टन्स ने कहा था। कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। ये इनकी आज भी बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने क्या कहा था कि जो भी एटम होंगे, ये सब, यही इनका एक प्रॉपर्टीज है जो कि आज भी वैलिड है। बाकी चीजें जो है इनकी गलत है। एक और भी थी, नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। 2 प्रॉपर्टीज इनकी सही थी, ठीक है, ओके।
अगर हम बात करें कि जो भी कंपाउंड बन रहा होगा वो हमेशा किस रेशियो में बनता है, फिक्स रेशियो। जैसे मैंने कहा था वाटर 1:8 में बनता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने में बनता है, जो है 12 and 32, यानी कि कितना हो जाएगा 3:8 में बनता है। यानी कि जो भी कंपाउंड बन रहे होंगे वो हमेशा किस में बन रहे होंगे, एक फिक्स रेशियो में बन रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा वो अलग अलग रेशियो में बन रहा होगा। ये वाली थ्योरी आज भी इनकी जो है गैप वैलिड है। दूसरा इन्होंने कहा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम। ये बताता है कि कैसे और जो है वो रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं एटम केमिकल रिएक्शन में, कैसे आपस में एक दूसरे से बन रहे हैं, और उन एटम को ना तो आप बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, यानी कि दिस आर नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यही जो है क्या है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन्होंने बताया था कि कैसे केमिकल कॉम्बिनेशन जो है कंबाइन होंगे, कैसे मॉलिक्यूल्स करेंगे, यानी कि जो वो हमेशा किस रेशियो में करेंगे, फिक्स रेशियो में करेंगे। हाउएवर इट कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। और इन्होंने गैसेस वॉल्यूम के बारे में नहीं कहा, इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन ऑफ कंबाइनिंग एटम। और इन्होंने ये बात भी नहीं बता पाया कि क्यों जो है कंबाइन कर रहे हैं। आज हमें पता है क्यों कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, जिस कारण से वो क्या हो जाते हैं, यानी कि जो है कंबाइन होना चाहते हैं। तो ये सारे रीजन से जो है हम लोगों को क्या करना पड़ा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है पढ़ना पड़ा। हाँ ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है कल की क्लास में मास निकालने सिखाएंगे। अच्छा, आप लोग एक काम करना कि